नाजी जर्मनी ने 22 जून 1941 को ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया था, जो सोवियत संघ के खिलाफ एक बड़ी आक्रामक कार्रवाई थी। ये इतिहास का सबसे बड़ा सैनिक आक्रमण था। जर्मन सेना की तरफ से सोवियत संघ पर हुए इस औचक हमले से सोवियत संघ की सेना सन्न रह गई और पहली लड़ाई में उसे भारी नुकसान हुआ। माना जाता है कि कई लाख लोगों की मौत हुई। जर्मन सेना उस समय मॉस्को तक पहुंच गई थी। इस बीच हिटलर ने यह फैसला किया कि जर्मनी की सेना लेनिनग्राद में आक्रामक कार्रवाई नहीं बल्कि लंबी घेराबंदी करेगी। हालांकि सोवियत सेना शुरुआती हमलों से बच गई, लेकिन जर्मनी की सेना ने 1942 में नया हमला शुरू किया और सोवियत संघ के इलाके के अंदर तक घुस गई। वर्ष 1942 और 1943 के बीच स्टालिनग्राद की लड़ाई ने स्थितियां बदल दी और आखिरकार जर्मन सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। जर्मन हमलों के साथ सोवियत संघ के नागरिकों को व्यापक स्तर पर प्रताड़ित किया गया। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए यहूदी। 10 लाख से ज्यादा यहूदी मारे गए। हिटलर ने यहूदियों का संपूर्ण विनाश करने की योजना बनाई थी। अब उस ऑपरेशन के करीब 80 साल बाद सैनिक इतिहास और दूसरे विश्व युद्ध के विशेषज्ञ ब्रितानी इतिहासकार एंटनी बीवर ने बीबीसी हिस्ट्री के 10 सवालों के जवाब दिए हैं और हिटलर की बड़ी गलतियों को समझने की कोशिश की है। क्या हिटलर के पास सोवियत संघ पर हमला करने की दीर्घकालिक योजना थी? एडोल्फ हिटलर ने बड़े व्यवसायों के प्रति तेजी से अपना दृष्टिकोण बदला। एक सोच ये भी थी कि इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने से ब्रितानी नाकेबंदी को रोका जा सकता है, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में सूखा पड़ गया था। इसलिए ये एक रणनीतिक फैसला तो था ही, स्वाभाविक भी था। वास्तविकता ये थी कि दिसंबर 1940 तक योजना पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी। रोचक बात यह भी है कि हिटलर ने अपने जनरलों के सामने सोवियत संघ पर हमले को जायज ठहराते हुए ये कहा था कि ब्रिटेन को इस युद्ध से हटाने का यही एकमात्र रास्ता है। अगर सोवियत संघ हार जाता है तो ब्रिटेन के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। क्या जर्मन सोवियत समझौता हिटलर के लिए एक अस्थायी समाधान से अधिक था? ये जानबूझकर किया गया था। हिटलर समझ गए थे कि उन्हें पश्चिमी गठबंधन को पहले हराना है और ये उनके असाधारण आत्मविश्वास को दिखाता है, खासकर अगर कोई ये सोचता है कि उस समय फ्रांसीसी सेना को सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। स्टालिन को इसकी काफी उम्मीद थी कि पूंजीवादी राष्ट्र और नाजी आपस में खून खराबा करके खत्म हो जाएंगे। स्टालिन के लिए भी जर्मन सोवियत समझौता एक जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपनी रेड आर्मी को खत्म किया था और उन्हें भी जर्मनी के साथ किसी भी संभावित टकराव को रोकना था। अक्सर इसकी आलोचना होती है कि जर्मनी ने हमला शुरू करने के लिए बड़ा इंतजार किया। क्या आप इससे सहमत हैं? निसंदेह ये सच है कि ऑपरेशन बारबरोसा काफी देर से शुरू हुआ और इस बात को लेकर काफी चर्चा होती है कि इसमें इतनी देरी क्यों हुई। एक पुरानी धारणा है कि अप्रैल 1941 में ग्रीस पर हुए हमले के कारण इसे रोकना पड़ा था, लेकिन उस समय तक ये पता चल चुका था कि मुख्य कारण समय था। 1940-41 के ठंड के दौरान खूब बारिश हुई और इसकी वजह से 2 समस्याएं खड़ी हो गईं। पहली समस्या ये हुई कि जर्मन मिलिट्री एविएशन लुफ्टवाफे का फॉरवर्ड एयरफील्ड पानी से पूरी तरह भर गया था और जब तक ये एयरफील्ड सूख नहीं जाता, यहाँ विमानों की आवाजाही नहीं हो सकती थी। दूसरी समस्या ये थी कि खराब मौसम के कारण पूर्वी फ्रंट पर ट्रांसपोर्ट वाहनों की तैनाती में देरी हुई। एक और रोचक तथ्य ये था कि जर्मनी के मोटर ट्रांसपोर्ट डिवीजन के 80% लोग हारी हुई फ्रांसीसी सेना से आए थे। ये सबको पता है कि स्टालिन एक उन्मादी शख्सियत थे। वे जर्मनी के हमले के बारे में इतनी चेतावनियों को कैसे नजरअंदाज कर सकते थे? यह इतिहास के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है। हर चीज पर संदेह करने वाले स्टालिन हिटलर से धोखा खा गए। इस वजह से कई तरह की बातें उड़ी। उनमें से एक में कहा गया कि स्टालिन जर्मनी पर पहले हमला करने की योजना बना रहे थे, लेकिन स्टालिन की रेड आर्मी उस समय ऐसा करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी। इनमें से एक समस्या ये भी थी कि उनके तोपखाने जिन ट्रैक्टरों से ले जाए जाते थे वे फसलों की कटाई के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन ये काफ़ी रोचक है कि कैसे स्टालिन ने हर चेतावनी को खारिज कर दिया। ये चेतावनी उन्हें सिर्फ ब्रिटेन से नहीं मिली थी, बल्कि उनके अपने राजनयिकों और जासूसों ने भी उन्हें सतर्क किया था। स्टालिन को बर्लिन से सूचना मिली, लेकिन उन्होंने इसकी अनदेखी की।
स्टालिन पूरी तरह आश्वस्त थे कि जर्मनी के साथ लड़ाई को मजबूर करने के लिए ये अंग्रेज़ों की ओर से उकसावा था। जर्मनी का उद्देश्य क्या था? क्या जर्मनी वाकई सोवियत संघ पर पूर्ण फतह करना चाहता था? योजना ये थी कि अर्खगेल से अस्त्रखान तक ए लाइन की ओर बढ़ा जाए। अगर ऐसा हो जाता तो जर्मन सैनिकों को मॉस्को और वोल्गा से आगे बढ़ने में मदद मिलती। विचार ये था कि सोवियत संघ के सैनिक जो आक्रमण की शुरुआत में बड़ी लड़ाई में बच गए थे, वो अलग थलग रहेंगे और उन्हें बमबारी करके एक जगह घेर लिया जाएगा। इस बीच रूस और यूक्रेन के जीते हुए इलाकों को जर्मन उपनिवेश और बस्तियों के लिए खोल दिया जाएगा। जर्मन हंगर प्लान के मुताबिक कई प्रमुख शहरों के लोग भूख से मर जाएंगे। ये भी आकलन किया गया था कि मरने वालों की संख्या 3,50,00,000 तक होगी। क्या जर्मनी के पास सफलता का कोई मौका था? देश के आकार को देखते हुए ये स्पष्ट था कि जर्मन सेना और उसके सहयोगी रोमानिया और हंगरी के पास इतने सैनिक नहीं थे कि वो इतने बड़े इलाके वाले देश को जीत सकें और उस पर कब्जा कर सकें। दूसरी बात ये कि हिटलर ने चीन पर जापानी कार्रवाई से कोई सबक नहीं सीखा था, जिसमें एक अत्यधिक मशीनी और तकनीकी रूप से बेहतर देश ने एक ऐसे देश पर हमला किया जिसका आकार विशाल था। हिटलर ने कभी इस पर विचार नहीं किया। वो हमेशा इस मुहावरे का इस्तेमाल करते रहे कि दरवाजे पर लात मारिए तो पूरी संरचना गिर जाएगी। लेकिन उन्होंने सोवियत संघ के ज़्यादातर लोगों की देशभक्ति, उनकी उम्र और जंग जारी रखने की उनकी प्रतिबद्धता को कम करके आंका। क्या ये कहना सही होगा कि स्टालिन सोवियत सुरक्षा की राह में रोड़ा थे? खास तौर से कीयेव की घेराबंदी से हटने की अनुमति ना देने के कारण लाखों लोगों की जान गई। ये प्रतिरोध करने या मर जाने का आदेश था। इस आदेश में बदलाव की बहुत कम गुंजाइश थी। मॉस्को की ओर पीछे हटने के अंतिम चरण में ही स्टालिन ने थोड़ी और छूट दी। यह ठीक भी था कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि इसकी वजह से शहर को बचाने के लिए पर्याप्त सैनिकों को बचाया जा सका। क्या हमले के शुरुआती चरणों में सोवियत शासन के पतन का कोई खतरा था? कोई ये नहीं जानता था कि वास्तव में हो क्या रहा है। उस समय लोगों का गुस्सा जर्मनी और जर्मन सोवियत समझौते को लेकर विश्वासघात पर था। एक समय था जब कुछ सोवियत नेता उनसे मिलने आए थे, जब वे पूर्ण अवसाद में अपने कॉटेज में रह रहे थे। स्टालिन ने जब सोवियत नेताओं को वहां आते देखा तो उन्हें लगा कि वे उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन जल्द ही वो समझ गए कि वे उनकी ही तरह डरे हुए थे। उन्होंने स्टालिन को विश्वास दिलाया कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। मॉस्को की लड़ाई में रूस की सर्दी कितनी निर्णायक थी, इसमें कोई संदेह नहीं कि कड़कड़ाती सर्दी काफ़ी अहम थी। उस समय खास ठंड पड़ रही थी और कभी कभी तो तापमान 0 से 40 डिग्री तक नीचे चला जाता था। जर्मन इसके लिए तैयार नहीं थे और ना ही उनके हथियार और कपड़े इस माहौल के लिए माकूल थे। जर्मन मशीन गन अक्सर जम जाती थीं। सैनिकों को उस समय पेशाब करना पड़ता था ताकि उसे काम लायक बनाया जा सके। रूस की कड़कड़ाती सर्दी ने जर्मनी की दुस्साहसी पैदल सेना के आगे बढ़ने की गति को धीमा कर दिया था। क्या सोवियत संघ पर आक्रमण हिटलर की सबसे बड़ी भूल थी? बिल्कुल थी। अगर फ्रांस के हाथों मिली हार के बाद जर्मनी ने यथास्थिति बनाए रखी होती और उन देशों के संसाधनों से अपने देश की सेना को मजबूत किया होता जिन पर हिटलर ने पहले जीत हासिल की थी, तो जर्मनी की स्थिति काफ़ी मजबूत होती। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। जर्मन सेना को 80% नुकसान पूर्वी मोर्चे पर हुआ। ये ऑपरेशन बारबरोसा ही था जिसने जर्मन सेना की रीढ़ तोड़ दी थी।